सर मैं आपके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, तो जब दुनिया भर में आप घूमते हैं और जब ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे लोग प्रीची लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं, तो उनको आपका जवाब क्या होता है, हम वो सुनना चाहते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल से आने से पहले, मंत्रिमंडल में मैं तो 5 साल से हूं, उसके पहले 3-4 साल भी मैं आई वॉज इन रिलेटेड वर्क। उससे पहले 40 साल में एक अधिकारी था और मेरा सौभाग्य था कि मैं काफी विदेशी बाकी इंटरनेशनल कैपिटल्स में रहा। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो माइंडसेट होता है, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ ऐसी गलत बात कर रहा हूं, आपकी जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, जो उनकी कॉलोनी तो चली गई पर उनका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी गया नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप तो अभी की जो इंटरव्यूज की बात करें, जब 2001 में मैं लंदन में पोस्टेड था एज डेप्यूटी हाई कमिश्नर, तो मेरी एक एक्सचेंज हुई थी। हार्ट टॉक नाम का एक प्रोग्राम है जिसके एंकर उस समय बहुत अपने पीयर्स के बीच में थोड़े अग्रेसिव माने जाते थे, टिम सेबेस्टियन। तो I was a young diplomat. I was already ambassadorial rank, but I was relatively younger. So I had a good time with him. और मेरा एक यंग कॉलीग था, जैसे ये बैठे हैं, वो बड़ा फेमस हो गया, वो बहुत फेमस ऑथर हो गया। वो मेरा फर्स्ट सेक्रेटरी पॉलिटिकल था, तो वो हमेशा घबराया रहता था कि अगर उन्होंने एग्रेसिव सवाल पूछा तो आप कैसा जवाब देंगे। I mean, he was little nervous on my behalf. तो पर उसकी भी ये झिझकने की आदत है ना, वो गई नहीं। तो जब इंटरव्यू हुई खत्म, तो मैं तो अपना वो लेपल निकाल के बाहर गया, तो ये अंदर गया उसकी टिम सेबेस्टियन के असिस्टेंट से बात करने। तो उसने उससे पूछा कि हाउ डिड माय बॉस फेयर। तो वो उसको हंस के कहती है, I think I should be asking the question, how did my boss fare? Because I gave it right back to him. And that interview is still available. देखिए, aggression doesn't come to me normally. I have a lot of friends sitting here who will vouch for that. But I think when you are representing your country and somebody with facts उनको पता नहीं है, क्या स्थिति है, और हमें किस चीज पे प्रीच कर रहे हैं कि आप रूस से तेल ना खरीदे या ये ना करे, वो हम कह रहे हैं, मैंने उनको यही कहा कि आप जितना एक आफ्टरनून में खरीदते हैं, हम 3 महीने में नहीं खरीदते। अभी भी यूरोप जो है हमसे 3 गुना ज्यादा खरीद रहा है, और कब तक खरीदेगा और कितने अपनी एग्जेम्पशंस होंगी। सो माय एक्सपीरियंस इज ओनली ऑन दैट, एंड आई टेंड टू रिएक्ट ओनली इन रिस्पॉन्स। अदरवाइज as Amitabh will tell you, I'm very mild and नहीं, बिल्कुल हम भी वैसे ही जानते थे। और अगर एक डिस्क्लोजर देना हो तो यही बताना है कि दरअसल ये जो प्रोग्राम आपके साथ करने का हमने सोचा, तो आपका वो जो इंटरव्यू था CNN वाला, उसको देख के लगा कि क्योंकि ये लोग पढ़ लिख के आते हैं, अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअली दे आर साउंड जर्नलिस्ट, लेकिन आपने उनको ऐसा लाजवाब किया। इस तरह के इंटरव्यूज मैं बहुत कम देखता हूँ बड़े नेताओं के, इसलिए मुझे लगा कि आपसे ये बात हमारी इंडियन ऑडियंसेस को हमारी जुबान में भी बताना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन का हमारा प्लान, हम कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव है, वो कैसे है ये आप समझाएं। देखिए, अगर मुझे इजाजत दे, मैं 1 मिनट इसका इतिहास बताना चाहता हूं। ये फैसला कि अब हम लोग ग्रीन सस्टेनेबल में चले जाएंगे, ये शुरुआत हुई इसकी, मैं समझता हूं, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की कंप्लीशन हो रही थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम शुरू हो रहा था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का थिंक टैंक है OECD, वहां पे तय किए गए थे। गुड और बैड, दे वर सक्सेसफुल। Hundreds of millions of people were lifted out of poverty thanks largely to the work of efforts of one country, China, with help from India, Nigeria, South Africa, etc. जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम चालू हुआ, तो मैं उस समय UN में एम्बेसडर था, राजदूत था,
हमने ये कहा कि ये इस तरीके से नहीं होगा, इससे इट हैज टू कम फ्रॉम बॉटम्स अप. So all the sustainable development goals, all 17 of them, they are the product of stakeholder consultation. वो तो हो गया, वो तो जनरल फ्रेमवर्क हो गया. और मैंने उस समय भी कहा था, the sustainable development goals will succeed because India will succeed. And the sustainable development goals तो बाद में आए. मोदी जी ने ये 2015 जून में सारे वो जो टारगेट्स है अपने 2014 में उन्होंने दायित्व संभाला, 2015 में उन्होंने शुरू कर दिया था. पर ये जो वाइंडिंग अप या डाउन फॉसिल फ्यूल्स को एकदम हटाना, दिस केम फ्रॉम वेरी ब्राइट माइंड्स हु आर आल्सो आइडियोलॉजिकल. मेरी जब अमेरिकनों के साथ बाकियों के साथ बातचीत होती, कहते इन्होंने तय तो कर लिए कि हम एकदम फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. ये सर इन्होंने जो रियल वर्ल्ड के साथ डील करते हैं लोग, जैसे ऑयल कंपनीज, उनको तो बिठाया नहीं अपने पास. तो हुआ क्या, जो पहला शॉक आया, जो जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, एकदम दे वेंट बैक टू कोल, दे वेंट बैक एल्सवेयर. सो आई थिंक दिस एपिसोड हैज शोन कि इनकी अपनी जो है फॉल्ट लाइंस है, कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो तो चाहते हैं कि आप एक बूंद भी हाइड्रोकार्बन का ना इस्तेमाल करो, पर जो रियल वर्ल्ड है कहती है बट वी हैव टू सर्वाइव इट. हमारे यहां क्या खासियत है, मोदी जी ने एक दिन भी जब ये समस्या का सामना करना पड़ा, ये नहीं कहा कि हम अपनी जो ट्रांजिशन है उसको डाइल्यूट कर दें. उल्टा हुआ, अगर आपको ये 2030 तक करना है फॉसिल फ्यूल्स का, आप 2024 तक कर दीजिए. अगर आपको मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन हम बनाते, जब देखिए मैं जुलाई में बना 2021 में पेट्रोलियम मिनिस्टर. मेरी पहली जो बायलैटरल मीटिंग, उस समय हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, यूएस की एनर्जी सेक्रेटरी के साथ हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी. विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन शी सेड, आई एम लुकिंग एट 1 for 1 for 1. मुझे समझ नहीं आया, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई. 1 किलो of green hydrogen for $1 for 10 years. मेरे को बात आनी समझ हुई. फिर मैंने कहा ये ग्रीन हाइड्रोजन $1 की कहां बनेगी, उस समय भी पूरी कोशिश करें तो $4 की थी. उसके बाद थोड़े दिन के बाद मुकेश अंबानी जी का स्टेटमेंट आ गया 1 for 1 for 1. तो मैंने कहा ये कोई मूवमेंट शुरू हुई है, मतलब एनर्जी सेक्रेटरी, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट टॉकिंग अबाउट 1 for 1. पर हमने इस पे काम शुरू कर दिया. और जैसे मेरे को आपको कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी 15 अगस्त 2021 के हम ग्रीन हाइड्रोजन को मिशन मोड में लेंगे, वो आई थिंक प्रोसेस हम अब पहुंचने वाले हैं, जहां पे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए वो जल्दी करेंगे. बट जैसे एनर्जी की क्राइसिस हुई, हमारी सारी ट्रांजिशन प्रोग्राम्स वो एक्सेलरेट हो गई. तो आज मैं समझता हूं कि मुझे शब्द ध्यान से करने, हमें गाली क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि दूसरी तरफ प्रसन्नता भी है. पीपल अप्रिशिएट कि ये भैया इनकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये अपनी एक्साइज ड्यूटी काट रहे हैं टू मेक एनर्जी अफोर्डेबल, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स इन बायोफ्यूल्स, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड ग्रीन हाइड्रोजन. चूंकि सर आपने अर्बन अफेयर्स का भी मंत्रालय अभी संभाला हुआ है, तो एक सवाल उसके बारे में है. इन दिनों में हमने लगातार देखा है कि अर्बन गवर्नेंस के फ्रंट पे चेन्नई, बेंगलोर, दूसरे शहर, सब जगह एक्सट्रीम हालात हो गए. जाहिर है कि ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं है, हमारी जिस तरह से हम शहरों को मैनेज करते रहे हैं उसका इशू रहा है. मुझे लगता है ये सेंस ऑफ अर्जेंसी इसमें आपकी तरफ से काफी है. उस पर आपका क्या कोर कंसर्न या क्या मैसेज है? देखिए, कंसर्न लेजिटिमेट है, बट कंसर्न के साथ में ये भी देखना होगा कि हमने किया क्या. 2014 से पहले, मैं आपको एक बेसिक आंकड़ा दे दूं, 2014 से पहले जो उस समय की सरकार थी, they used to view urbanization as a problem. उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि ना तो वो रिसोर्सेज लगाते थे अर्बनाइजेशन में, ना उसकी कोई हल ढूंढने में कि क्या कैसे इसका सुझाव हो. तो 2004 और 2014 के बीच में सारी जो अर्बन योजनाएं थी सरकार की,
उस सब में क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट था 1,57,000 करोड़, 1,57,000 करोड़। मोदी जी की 8 साल की सरकार में पहला बदलाव ये आया कि ही सेड अर्बनाइजेशन इज एन अपॉर्चुनिटी एंड ही एम्ब्रेस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। Urbanization will provide, our urban centers will provide major contribution to our GDP. They will provide ease of living to our people. They will be the technology incubator. Whole series of changes came. और 8 साल में कहा 1,57,000 करोड़, यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख करोड़। तो आप देखिए इन लेस टाइम, 4 years less than the previous period, and 7 times or 7 times the more, 8 times the expenditure and investment. अभी सिचुएशन ये है कि मैं अब दिल्ली का आपको बताता हूं। दिल्ली में आज पिछला सेंसस था हमारा 2011 का, जिसके अनुसार हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन वाज 1.67 करोड़। अगला जो भी सेंसस आएगा दैट विल प्लेस द दिल्ली पॉपुलेशन एट ओवर 2 करोड़। 2 करोड़ में से हम 1,35,00,000 लोगों को उनकी हम घर रीडेवलप कर रहे हैं। जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनमें लोगों को मलकाना हक दिलाने से 50 लाख लोगों को फायदा होगा। जहां झुग्गी वहीं मकान। अभी देखा आपने हाल में कालका जी में विज्ञान भवन में एक फंक्शन हुई थी 2 हफ्ते पहले, जहां कालका जी में 3,000 EWS फ्लैट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी चाबी दी। और लैंड पूलिंग 75 लाख। सो आउट ऑफ 2 करोड़ पॉपुलेशन अब 1.35 करोड़ के अब आवास रीबिल्ड करें। अब डीडीए कॉलोनीज देखिए, ये डीडीए कॉलोनीज और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनीज इनकी शुरुआत हुई थी 1970s में। उस समय FAR दिल्ली में था 1.33, then it went up to 1.66, now it is 2. Just imagine, आपकी जो बात है, urban centers can grow in 2 ways. They can grow horizontally, which means they become slums or informal settlement, or they can grow up with the use of technology and scientific made vertically. अभी मैं इनको अगर डीडीए कॉलोनीज को भी लगा लूं और इनकी रीडेवलपमेंट होगी, मैं दिल्ली में जो कर्तव्य पथ बनाया या पार्लियामेंट बहुत जल्दी में कंप्लीट होने जा रहा है, या नई वो जो निर्माण भवन, शास्त्री भवन, नई बिल्डिंग, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बेसिक अकोमोडेशन ऑल्सो। सो द कंट्री इज बीइंग रीबिल्ड। अब एक स्टेटिस्टिक मैं नॉर्मली कोट करता हूं, मैकेंजी की स्टेटिस्टिक है, कुछ साल पुरानी है। उन्होंने कहा बिटवीन नाउ एंड 2013 इंडिया विल बिल्ड 700 to 900 million square meters of urban space every year, which is equivalent to a Chicago every year. But change कहां आएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, एक पूरे साल को इन्होंने ग्लोबल टेक्नोलॉजी हाउसिंग चैलेंज नाम की एक कार्यक्रम किया, जिसमें दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी कंस्ट्रक्शन में, सबको बुलाया गया। उस एक साल, एक 1 year लॉन्ग टेक्नोलॉजी चैलेंज के थ्रू उन्होंने 53 नई टेक्नोलॉजीज को शॉर्टलिस्ट किया, और उनमें से 6 का लाइट हाउस प्रोजेक्ट बन रहा है 6 अलग अलग स्थानों में, जिसमें एक साल में 1 साल के अंदर 1000 आवास बनाए जा रहे हैं। और आपको मालूम है इसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी कैसे करते हैं? अगर हमने प्रेजेंटेशन भेज दिया, उनकी मॉनिटरिंग हुई है, कुछ महीने पहले की बात बताता हूं, दिस इज रियल एंड आई थिंक आई विल बी एक्सक्यूज्ड फॉर पुटिंग दिस इन द पब्लिक डोमेन। ही सेड नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई वांट टू सी द वर्क गोइंग ऑन दोस प्रोजेक्ट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो ड्रोन्स के साथ कितने लोग काम करें, सैटेलाइट इमेजरी के साथ रियल टाइम। व्हेन यू यूज टेक्नोलॉजी लाइक दैट, then जो आप कह रहे हैं challenge is there but the transformation is taking place. थैंक यू सो मच सर। एक आपकी लिबर्टी लेते हुए, चूंकि आप अवेलेबल हैं आज, BQ प्राइम का हम लोग कल 1 दिसंबर को हिंदी एडिशन लॉन्च कर रहे हैं। किसका? BQ प्राइम हिंदी। मैं जानता हूं जी। तो चूंकि आप बहुत ह्यूज न्यूज कंज्यूमर होंगे बिजनेस जर्नलिज्म के भी, तो इस मौके पर मैं आपसे आपकी ये राय जानना चाहूंगा कि बिजनेस जर्नलिज्म में आपको क्या अच्छा या क्या कमी नजर आती है? मेरे को जर्नलिज्म में तो हमेशा अच्छी चीजें नजर आती हैं।
ये मेरे को- डिप्लोमेटिक मेरे- वाला है। नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, इसका कारण है, देखिए ऐसा है, देखिए नेचर ऑफ जर्नलिज्म हैज चेंज्ड, नेचर ऑफ द कंट्री हैज चेंज्ड। अब मैंने जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी 1974, या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था 1973 में, इंडिया वाज वेरी डिफरेंट। आज जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए बिजनेस जर्नलिज्म टू मी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें मोटिवेटेड रिपोर्टिंग भी होगी, पर अगर आप अब बात करें एक बड़े इशू पे, उसमें देयर विल बी वन और टू पीपल हु विल बी डूइंग मोटिवेटेड, देयर विल बी पीपल हु विल वांट टू ट्रोल मी फॉर दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन एंड वी हैव टू ग्रो। मुझे बिजनेस जर्नलिज्म टुडे आई फ्रैंकली बिलीव इज द मोर इंपॉर्टेंट जर्नलिज्म। क्यों? कि हमारी पॉलिटिक्स भी चेंज हो गई है। पहले जमाने में पॉलिटिक्स क्या होती थी कि 3-4 व्यक्ति थे किसी बड़े अखबार में, लोग कहते थे इनके यहाँ, मेरा एक सीनियर कॉलीग, मेरा मित्र होते थे यूनिवर्सिटी में, उनके बड़े करीब थे, उनके बाद अंदर की खबर होती है। अंदर की खबर बैंगन होती है, कुछ तो कंट्राइव्ड होता है, कुछ प्लांटेड होता है, और लोग उसी पे चर्चा लगाते हैं। तो क्या होता था उसमें, फिर वो क्या नाम है, वो एम्परर्स लाउंज एक होटल है, वहां पे लोग बैठ जाते। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस होटल का नाम था फोंसेका होटल, बाद में उसका नाम बदला। तो ये दैट वाज गॉसिप जर्नलिज्म। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी बिजनेस जर्नल को पढ़ूं एंड आई एम लुकिंग एट ए स्टोरी। अब मेरी पिछले दिनों में बड़ी इन्होंने ग्रिल करने की कोशिश की, मेरे जो मंत्रालय के साथ बीट रिपोर्टर्स हैं, अब नाउ दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइन, साहब प्राइस कैप आ रहा है, क्या होगा, वो आपकी ऑयल कंपनीज ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, और क्या क्या बोल रहे थे, और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं, अच्छा हो जाएगा, तो मैं उनके सामने ही अपने, हमारे जो चेयरमैन हैं ऑयल कंपनीज का फोन करता है, मैंने जी वैद्या जी क्या आपने तेल खरीदना बंद कर दिया? वो हंसता था, मैंने स्पीकर, मैंने सुन लो यार, इट कुड नॉट हैव बीन अ प्रीसेट कॉल, देन आई यूज्ड टू कॉल द अदर चेयरमैन। देखिए अभी भी एजेंसीज में खास करके थोड़ी सी जिनकी इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, थोड़े एजेंडा होते हैं। उस एजेंडा को काउंटर करने के लिए हमारी जो डोमेस्टिक रोबस्ट बिजनेस जर्नलिज्म है, दैट कैन काउंटर इट। सो आई एम नॉट ऑल प्रेज, सम ऑफ आवर पीपल फॉल फॉर दैट, बट आई थिंक इफ यू पुट फैक्ट्स एंड फिगर्स बिफोर द पीपल, दूसरा, you know, education levels are going up tremendously. So if you have a good product, I mean, अब कोई कह रहा था यार जो भी फॉर्मर जर्नलिस्ट था, अखबार वाइब्रेंट नहीं होगा तो सर क्या बन जाएंगे, वो प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, क्या कहता है उनको, ओटीटी या नहीं, हाँ वो बन जाएंगे, वो सब एंटी गवर्नमेंट होते हैं। मैंने, किसने बोला सब एंटी गवर्नमेंट होते हैं? आप उनको एंगेज करिए। सो आई हैव अ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस जर्नलिज्म, फॉर जर्नलिज्म जनरली, or business journalism, because I think you can also be a very powerful counter to false narratives. नहीं बिल्कुल सर, इसीलिए क्योंकि हम एक नई काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे इस पर भी थोड़ी चर्चा की जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।